योग विज्ञान में दिमाग जैसा कुछ नहीं होता। दिमाग सिर्फ शरीर है। जैसे दिल है, जैसे जिगर है, वैसे ही दिमाग है। ये भी बस शरीर है। मुझे लगता है कि दिमाग को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि जैसा कि मैंने सुबह भी कहा था, हमारी शिक्षा प्रणालियां पूरी तरह से तर्क पर आधारित हो गई हैं। हमें लगता है कि तर्क ही सब कुछ है। अब मैं इसे बहुत ही कम शब्दों में कहने की कोशिश करूंगा। जब किसी बहुत ही जटिल चीज को कम शब्दों में कहा जाता है तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। अगर आपको कमी नजर आए तो मुझे बताना, वरना ठीक है। तो योग विज्ञान के अनुसार मन के 16 हिस्से हैं और ये 16 हिस्से 4 श्रेणियों में आते हैं। पहली है बुद्धि। बुद्धि मतलब तर्क। मैं आपसे पूछता हूं, आपको बुद्धि तेज चाहिए या मंद? आप सब चुनिए, मैं आपको आशीर्वाद देने वाला हूं। आपको तेज चाहिए। तो बुद्धि एक चाकू की तरह है। चाकू का इस्तेमाल चीजों के 2 टुकड़े करने के लिए होता है। यही बुद्धि की प्रकृति है। आप जो भी देंगे वो उसके 2 टुकड़े करेगी। पूरा आधुनिक विज्ञान मनुष्य की बुद्धि से पैदा हुआ है, इसीलिए सारा काम चीर-फाड़ से होता है। अगर आप एक वैज्ञानिक को फूल देंगे तो वो इसके टुकड़े करके देखेंगे। अगर आप इसके टुकड़े करके देखेंगे तो आपको फूल के बारे में कई जानकारियां जरूर मिल जाएंगी, पर आपको उसके बाद फूल नहीं मिलेगा। अगर अब आपको कुछ वाकई जानना है, मान लीजिए आपको आपकी मां के बारे में जानना है, कृपया उनके टुकड़े मत करना। ये ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि जो चीज आप चीर-फाड़ से जान सकते हैं वो जीवन का भौतिक पहलू है। आप जीवन को चीर-फाड़ से नहीं जान सकते। सिर्फ भौतिक चीजों की चीर-फाड़ की जा सकती है। पर अब हम हर चीज जानने के लिए तर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो हम 2 टुकड़े करने की कोशिश करते हैं। हम दुनिया को एक करने की, समानता और आत्मज्ञान की बात करते हैं और सब कुछ तर्क से करना चाहते हैं। ये ऐसा है जैसे चाकू का सिलाई के लिए इस्तेमाल करना। अगर आप चाकू से कुछ सिलेंगे तो आप उसके टुकड़े कर देंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि हम किसी चीज के बारे में जितना ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करते हैं, गलतफहमी और सत्य से दूरी उतनी बढ़ती जाती है। इसीलिए नहीं कि जानकारी बुरी है, पर इसीलिए क्योंकि हम चाकू से सिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो तर्क एक चाकू की तरह है। इसे तेज होना चाहिए। ये जीवित रहने का औजार है। अगर आप में चीजों में फर्क करने का तर्क नहीं होता तो आप इस धरती पर जिंदा नहीं रह पाते। ये बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये सिर्फ आपको जिंदा रख सकता है, पर ये तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कुछ मात्रा में याददाश्त ना हो। अगर आपकी सारी याददाश्त मिटा दी जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका भौतिक स्तर कितना है। अगर आपकी सारी याददाश्त चली जाए तो आप अचानक मूर्ख लगने लगेंगे। आप शायद तब भी बुद्धिमान हो, पर आप मूर्ख लगने लगेंगे। भारत में ये हमेशा होता है। लोग ग्रामीण और शहरी बच्चों को साथ बिठाकर उनका टेस्ट लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि शहरी बच्चे के पास ज्यादा जानकारी है तो वो स्मार्ट लगता है। गांव का बच्चा मूर्ख लगता है, लेकिन आप उन्हें वास्तविक स्थिति में रखें तो आप देखेंगे कि वो ज्यादा स्मार्ट निकलेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि पूरी तरह से सक्रिय है। तो तर्क तभी समझदार लगता है जब आप उसे बहुत सी जानकारी का सहारा देते हैं। इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है और हर कोई जानकारी को लेकर पागल हो रहा है। वो केवल वक्त बर्बाद करने के लिए फोन में नहीं देखते रहते। उसकी वजह है कि सिर्फ उन्हीं छोटी छोटी जानकारियों के सहारे ही वो अपने समाज में, दोस्तों के बीच स्मार्ट नजर आते हैं। सिर्फ जानकारी होने पर ही वो स्मार्ट नजर आते हैं, उसके बिना वो कुछ स्मार्ट नहीं कर सकते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ 2 तरह के स्कूल हैं। एक स्कूल आधुनिक है और वहां 30% बच्चे अमेरिका से भारत पढ़ने आते हैं, और दूसरा स्कूल पूरी तरह से पारंपरिक है। वहां हम उनको योग, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, कलरीपायट्टू, जिससे सभी मार्शल आर्ट्स पैदा हुए हैं, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाएं सिखाते हैं। उनको किसी तरह का शैक्षिक ज्ञान नहीं दिया जाता। ये कुछ साल पहले की बात है। सारे छोटे बच्चे हाथ धोने के लिए भागे। नल इतनी ऊंचाई पर है,
6 से 7 साल के बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो आधुनिक स्कूल के सारे बच्चे वहां जाकर बहुत सभ्यता से खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि कोई शिक्षक या कोई और आकर बेंच रखे जिस पर चढ़कर वो हाथ धोएंगे। और ये दूसरे बच्चे दौड़े, बड़े बच्चे नीचे झुके, छोटे बच्चे उन पर चढ़े और हाथ धोकर भाग गए। तो आजकल तर्क को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और बुद्धि के दूसरे आयामों को बिल्कुल विकसित नहीं किया जाता। तो मन के अगले आयाम को अहंकार कहते हैं, जिसे हमने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। कई लोग अहंकार को ईगो समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अहंकार मतलब पहचान। आपकी पहचान किस आधार पर बनी है? क्योंकि तर्क मुख्य रूप से उस पहचान की रक्षा करने का साधन है जो आपने अपने लिए बनाई है। अगर मैं कहता हूं कि मैं भारतीय हूं, तो अचानक मेरा तर्क मुझ में वैसे विचार पैदा करेगा। मुझ में इसके लिए जीने और मरने की इच्छा होगी। अगर आप बस एक कपड़े का टुकड़ा लोगों को दिखाएं, मेरा मतलब झंडा, तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये सिर्फ एक पहचान है। अगर वो कहीं और रह रहे होते और आप वहां का झंडा दिखाते, तब भी यही होता। भारत और पाकिस्तान में ये आसानी से नजर आता है क्योंकि ये एक ही देश था, पर अचानक किसी ने रेखा खींच दी और सारी भावनाएं जैसे काम करती हैं वो अद्भुत है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने इसके या उसके आधार पर अपनी पहचान बनाई है। तो तर्क एक साधन है जो आपकी पहचान की रक्षा करता है। पहचान वो साधन है जिसकी वजह से तर्क एक निश्चित तरीके से काम करता है। निश्चित तरीका मतलब, मान लीजिए आप सिर्फ इस एक व्यक्ति यानी मैं के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं, तो आपकी बुद्धि हर वक्त सिर्फ आपका बचाव करने का प्रयास करेगी, हर वक्त बस यही करेगी। अब अगर मैं ये कहूं कि मेरा परिवार मेरी पहचान है, तो आपकी बुद्धि उसका बचाव करने की पूरी कोशिश करेगी। ये समुदाय, जाति, धर्म, देश कुछ भी हो सकता है। हमने जाति, धर्म और देश के नाम पर कितने ऐसे कार्य किए हैं जो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण और अमानवीय हैं, लेकिन हम उन्हें बड़े गर्व के साथ करते हैं क्योंकि हमने अपनी पहचान उनके आधार पर बनाई है। यही पहचान की प्रकृति है। अगर उसी समानता को आगे बढ़ाना हो, तो अगर बुद्धि चाकू है, तो जो हाथ उसे पकड़ता है वो पहचान है। आप मुझे बताइए, चाकू के काम करने के लिए यह जरूरी है कि चाकू तेज हो, लेकिन चाकू से विनाश होगा या विकास, ये उस हाथ पर निर्भर करता है जिसने उसे पकड़ा है ना? लेकिन आजकल हमारे समाज में, हमारी दुनिया में हाथ के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। हम अपनी छोटी से छोटी पहचानें बनाते जा रहे हैं। इससे हर हाल में अशांति ही होगी, मनुष्य के भीतर भी और बाहर की दुनिया में भी। कोई और रास्ता नहीं है। प्राचीन काल से ही पूर्वी संस्कृतियों में हमेशा ब्रह्मांडीय पहचान की शिक्षा दी जाती है। अहम ब्रह्मास्मि। 12 साल की उम्र में आपको यह पता होना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि, इसका अर्थ है मैं ब्रह्मांड हूं। असीम के आधार पर पहचान बनने से पहले शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। सिर्फ पहचान स्थापित होने के बाद ही शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि सही तरह की पहचान के बिना शिक्षा विनाशकारी हो जाती है। क्योंकि आपके पास एक सीमित पहचान है। हम चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन मूल रूप से सारे अपराध, सारे बुरे और भयंकर काम जो हम करते हैं, वो सीमित पहचान की वजह से ही हैं, है ना? ये मेरा तरीका है, वो आपका तरीका है। ये मेरा देश है, वो आपका देश है। ये मेरा धर्म है, वो आपका। ऐसा ही होता है। पहचान का विकास किए बिना ही हम चाकू को तेज बना रहे हैं। हमारा हाथ अस्थिर है, पर हम चाकू को तेज बना रहे हैं और याददाश्त से उसे शक्तिशाली बना रहे हैं। तो मन के अगले आयाम को मनस कहते हैं। ये याददाश्त का संग्रह है। यहां याददाश्त के 8 आयाम हैं। इसमें पंच तत्वों की याददाश्त, परमाणु के स्तर पर याददाश्त, विकास संबंधी याददाश्त, कर्मों की याददाश्त, सचेतन की याददाश्त, अचेतन की याददाश्त, स्पष्ट याददाश्त, अस्पष्ट याददाश्त, ऐसी ही याददाश्त की कई सारी अवस्थाएं हैं। जैसे हमने पहले ही चर्चा की थी, इस शरीर में हर उस चीज की याददाश्त है जो इस ग्रह पर हुई है। अगर हम पर्याप्त ध्यान दें, तो हम सिर्फ इसे देखकर ही जान सकते हैं कि जीवन का विकास कैसे हुआ है। सिर्फ 150 साल पहले चार्ल्स डार्विन ने इस ग्रह के जीवन का अध्ययन किया और जीवन के विकास के बारे में बताया था। But over 15,000 years ago, Adi Yogi spoke about how life evolved. लेकिन आदि योगी ने 15,000 साल पहले ही इसके बारे में बात की थी।
उन्होंने पहले ही कहा था, लगभग हर भारतीय ये जानता है लेकिन सचेत नहीं है, 10 अवतार हैं। आप ये सब काफी पढ़ रहे होंगे। पहला अवतार मछली या पानी के जीव, फिर जल स्थल चर जीव, फिर स्तनधारी जीव, फिर आधा मनुष्य आधा जानवर, फिर बौना मानव, फिर पूर्ण विकसित लेकिन क्रोधी मानव, फिर शांतिपूर्ण मानव, फिर प्रेममय मानव, उसके बाद ध्यानमय मानव और आखिर में दिव्यदर्शी मानव होने की मान्यता है। ये किसी एक आदमी की कहानी नहीं है, ये इस ग्रह के जीवन के विकास की कहानी है। तो 15,000 साल पहले किसी ने ये माइक्रोस्कोप से देखकर नहीं बल्कि अपने भीतर देखकर बताया था, क्योंकि विकास की पूरी कहानी यहां लिखी है। योग विज्ञान इसी पर केंद्रित है कि याददाश्त के अलग अलग आयामों को कैसे सक्रिय करें, क्योंकि अगर आपकी याददाश्त सीमित है तो आप हर हाल में बचकाने काम करेंगे। अगर आपका तर्क बहुत ज्यादा काबिल हो जाता है तो यह बहुत जरूरी है कि आपकी पहचान ब्रह्मांडीय हो, असीमित पहचान हो और आपकी याददाश्त इस तरह से विकसित हो कि उसके सारे आयाम सक्रिय हों। ये तीनों एक निश्चित तरीके से काम करते हैं। कुछ लोगों ने इसे खास तरीकों से विकसित किया है, लेकिन ज्यादातर ये अस्त व्यस्त ही हो रहा है। तर्क बहुत ज्यादा है और बाकी चीजों को बहुत कम महत्व दिया जा रहा है। बुद्धि के चौथे आयाम को चित्त कहते हैं। ये बुद्धि का वो आयाम है जो याददाश्त से प्रभावित नहीं होता। हमें समझना चाहिए कि हम अभी जैसे हैं वो सिर्फ हमारी याददाश्त की वजह से, चाहे वो हमारी त्वचा का रंग हो या हमारी पहचान किस रूप में है, हम पुरुष हैं या स्त्री, सब कुछ याददाश्त तय करती है। हमारे अंदर जो याददाश्त मौजूद है वही सारे पहलू तय करती है। मैं एक मनुष्य हूं या कोई और प्राणी, ये भी याददाश्त तय करती है। याददाश्त एक अद्भुत संभावना है, लेकिन वो एक रुकावट और एक सीमा भी है। जिसे अब मैं और आप कहते हैं, उनके बीच की सीमा भी सिर्फ याददाश्त ही है। जो मुझे अपने सिस्टम में याद है और जो आपको अपने सिस्टम में याद है, वही सीमा है। तो याददाश्त एक सीमा भी है और जितने भी रूप हुए हैं उनका आधार भी। एक निश्चित याददाश्त है जो कई तरह के ढांचे बनाती है। वो ढांचे फिर भौतिक रूप लेते हैं। हम अभी जिस तरह हैं और जैसा हमने रूप लिया है वो उस बुनियादी याददाश्त की वजह से ही है। ये याददाश्त कभी भ्रमित नहीं हुई। मान लीजिए आप और एक गाय रोज आम खाना शुरू कर दें, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी दिन संयोग से या याददाश्त की भूल से गाय मनुष्य बन गई हो या आप गाय बन गए हो। आप दोनों एक ही तरह का भोजन खाएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि याददाश्त बहुत मजबूती से स्थापित है और ये कई स्तरों पर है। हम याददाश्त के 8 अलग आयामों की बात कर रहे हैं, लेकिन चित्त में कोई याददाश्त नहीं होती। याददाश्त नहीं है तो सीमा भी नहीं है। वो बुद्धि जिसकी कोई सीमा नहीं है। योग संस्कृति में इसे शरारती तरीके से व्यक्त किया गया है। हम कहते हैं अगर आप चित्त को स्पर्श कर लें तो ईश्वर आपके गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी बुद्धि असीमित है तो सब कुछ आपकी पहुंच में होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि ऐसा पहली बार हुआ है। पहली बार हमारी जीवित रहने की प्रक्रिया इतने बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित है। पहली बार मनुष्यों के पास इतना समय है कि वो चीजों पर ध्यान दे सकें, वरना भोजन का प्रबंध करने में ही 24 घंटे लग जाया करते थे। संपन्न समाजों में हम फिर से वही पुरानी चीजें कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया, मोंटाना में किसी को 3 काम करने पड़ते हैं। जब यहाँ इतनी सारी जमीन है तो आपको भोजन के लिए काम पर जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपको भोजन वॉलमार्ट से खरीदना है। मेरा मतलब, हमने सारी परिस्थिति को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। पहली बार जीवन चलाने के लिए, उदाहरण के लिए, आज आप सुपर स्टोर जाएं, जो भी आपकी 1 साल की जरूरत हो वो सारी चीजें खरीद लें और 1 साल तक घर से बाहर ना निकलें। यह संभव है, ऐसा पहले कभी संभव नहीं था। अगर आपको आज सुबह के लिए पानी चाहिए होता था तो आपको नदी या तालाब या कहीं और जाना पड़ता था। लेकिन पहली बार जीवन चलाने की प्रक्रिया इतने अच्छे से व्यवस्थित है कि अब मानवता का वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है कि मनुष्य जीवन के गहरे आयामों को खोजें।
गांव की चाउमीन। गांव में चाउमीन का चलन अभी अच्छे से नहीं आया था, लेकिन सुरेश शहर से चाउमीन बनाना सीखकर गांव में ठेला लगाता है। अरे ये केचुआ है क्या भैया? कैसे खाया जाता है? अरे नहीं नहीं, ये चाउमीन है। चाउमीन शहर में खाया जाता है। कितने की दे रहे हो सुरेश? 10 रुपए की प्लेट भरकर। तभी वहाँ शहर से पढ़ा एक लड़का आता है। जरा एक प्लेट चाउमीन तो देना। सुरेश उसे चाउमीन देता है। उसे चाउमीन खाता देख गांव वाले भी उससे चाउमीन ले लेते हैं और खाने लगते हैं। अरे वाह सुरेश भैया, कमाल की बनाए हो। 2 प्लेट मेरे बच्चों के लिए भी पैक कर दो। बस फिर क्या था, सुरेश का ठेला लगता है और चाउमीन खरीदने वालों की लाइन लग जाती है। तभी वहाँ से गांव का साहूकार होकर गुजरता है। और ये क्या भीड़ लगी है? लगता है झगड़ा हो गया है गांव में। चलूं मैं अभी तो मजे ले लूं। अरे कहाँ है, इतनी भीड़ लगी है यहाँ? लड़ाई हो गई है क्या? अरे साहूकार साहब, ना ना ना, कोई लड़ाई ना हुई है। ये तो सुरेश की दुकान है चाउमीन की। हम लोग चाउमीन खाने आए हैं, आप भी खाइए ना। साहूकार चाउमीन खाता है और सुरेश की तरफ देखता है, जो सारे दिन के पैसे गिन रहा होता है। अरे सुरेश, क्या लागत है इस काम की? अरे साहूकार जी, आप अब आए हैं तो ये पूरे 10,000 रुपए ले जाइए, जो पिछले साल शहर जाने से पहले आपसे लिए थे ना। लागत तो क्या कहे, जो आपने दिया था उसी में सीखा भी है और दुकान भी खोल ली। अरे पैसे इतने जल्दी क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी साहूकार जी, इतना मोटा ब्याज कहाँ से भरते। साहूकार को अब सुरेश की दुकान को हड़पने की लालच आ जाती है। मामा करते ये सारे दिन में 500 रुपए कमा ही लेता है। अरे गांव में ये ऐसे ही कमाता रहा तो कहीं ब्याज का काम ना शुरू कर दे। अरे भैया, कोई ना कोई जुगाड़ तो करना पड़ेगा। अब साहूकार घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। हाँ जी, ये तो मैंने भी सुना है कि सुरेश के हाथ की चाउमीन नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। अरे हाँ हाँ, सही ही कहते हैं, मैं भी खा कर ही आ रहा हूँ। अरे भाग्यवान है, कितना अच्छा हो ना अगर वो पैसा हम लोगों को मिल जाए। क्यों है? हाँ वो तो है, लेकिन कैसे? हम लोगों को तो चाउमीन बनाना आता ही नहीं है। साहूकार और उसकी बीवी अब रोज चुपके से सुरेश के घर जाते हैं और खिड़की से उसे चाउमीन बनाते देखते। अब क्या था, दोनों को चाउमीन बनाना आ जाता है। फिर एक रोज, और सुरेंद्र, तुझे साहूकारनी ने बुलाया था। बोल रही थी कि बेटे के जन्मदिन में 10 किलो चाउमीन का ऑर्डर देना है, बना दोगे ना? अरे हाँ हाँ साहूकार जी, मैं जरूर बना दूंगा। कब देना है घर में 10 किलो चाउमीन? अरे वो तो तू घर आकर बता कर लेना, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, शाम को काम निपटा कर आ जाता हूँ। सुरेश साहूकार के घर जाता है, लेकिन वहाँ मियाँ बीवी मिलकर उसे बंधक बना लेते हैं। अरे मुझे क्यों बांध रखा है, मुझे छोड़ दो। आज से तेरा ठेला मैं लगाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। साहूकार एक आदमी को सुरेश की निगरानी में लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन, अरे साहूकार जी, आप कब से चाउमीन बेचने लगे और अपना ये सुरेश कहाँ गया? और वो तो शहर गया है, उसका कोई काम निकल आया था। बोल रहा था कि जब तक वो ना आए तब तक मैं ही उसके ठेले का काम कर दूं। पैसे भी तो बहुत उधार ले रखे थे उसने, लगता है कर्जा भरने के डर से भाग गया है। अरे पर वो तो बोल रहा था कि उसने सारा कर्जा उतार दिया है, और वो क्यों भागेगा? इतना तो कमा रहा था। अरे मुझे क्या पता। अरे चाउमीन खाना है तो बोलो, नहीं तो भागो यहाँ से। अरे हाँ हाँ, दे दो दे दो। अब तो चाउमीन खाना पूरे गांव के लोगों के लिए आदत ही बन गया है, ना खाओ तो नींद ना आए। हाँ हाँ, तो लो और निकालो 50 रुपए। 50 रुपए क्यों? सुरेंद्र तो 10 रुपए में देता था। अरे वो पागल था, मैं थोड़ी ना हूँ। गांव वाले जिनको चाउमीन की लत लग गई थी, वो करते भी क्या, दे दो,
और ये लो 50 रुपए। लेकिन फिर साहूकार उन लोगों को प्लेट में थोड़ी सी चाउमीन रख देता है। अरे ये क्या, पैसे 5 गुना ज्यादा और चाउमीन बस इतनी सी। अरे साहूकार साहब, भगवान से तो डरो। बस फिर क्या था, साहूकार की मन मर्जी चलने लग जाती है और गांव वाले करते भी क्या। एक रोज मुझे तो लगता है कि सुरेश को साहूकार ने मार डाला होगा, क्योंकि उसका काम इतना अच्छा चल रहा था, फिर वो क्यों जाता, और वो भी साहूकार के हवाले दुकान करके। ना बाबा ना। अगले रोज भाग्यवान, देखो तो जरा, कि सुरेश भी ना कितना पागल था। जिस काम से वो ज्यादा पैसे बना सकता था, उससे इतने कम पैसे छाप रहा था। 50 रुपए प्लेट में भी गांव वाले खूब खा रहे हैं चाउमीन। हाँ जी, और जितने में वो लोगों को 10 प्लेट खिलाता था। भर भर कर हम लोग उतने में 20 प्लेट बना रहे हैं, क्यों जी? वहीं सुरेश रोज भगवान से मांगता कि बस एक बार वो किसी तरह वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब होती। फिर एक दिन, अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ करो कि चाउमीन बनाने का खर्चा आधा हो जाए, जिससे हम लोगों को और मुनाफा हो। ना जी, मुझे तो कोई तरकीब ना सूझ रही। अरे सुनो, एक काम करते हैं, चाउमीन बनाने में जो सब्जी लगती है वो मंडी में लेने तुम देर रात चली जाना। तब तक वो सारी सड़ी गली सब्जी जो दुकानदार वहीं फेंक जाते हैं, वो उठा कर ले आना फ्री में। अरे वाह जी वाह, आप तो बहुत समझदार हैं जी। बीवी वैसा ही करती है, लेकिन अब लोग चाउमीन खाते तो मुंह बनाकर। फिर एक बार, अरे राम राम राम, ये पेट में दर्द काहे हो रहा है? आई, 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 आई। हाय रे हाय, मेरा भी पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है। सभी को शक हो जाता है कि उन लोगों को चाउमीन खाने से ही ये बीमारी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो आदमी सुरेश की निगरानी कर रहा था, वो सो रहा होता है और मौका देखकर सुरेश वहाँ से भाग जाता है। सुरेश गांव वालों के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। बस अब क्या था, साहूकार के घर पुलिस पहुंच जाती है। चलो, तुमने गांव के लोगों को खराब सब्जी वाली चाउमीन खिलाकर बीमार किया और सुरेश को बंधक बनाया। तुम्हें इसीलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। साहूकार को पुलिस ले जाती है और फिर अगले दिन से सुरेश का ठेला गांव के बाजार में लग जाता है, जहां अब पहले से ज्यादा भीड़ होती है।